हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। एजुकेशनल ट्यूटोरियल विद साइना मैम चैनल में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत पिछले टॉपिक में पढ़ा जा चुका है शैक्षिक दर्शन, भारतीय विचारकों का शिक्षा दर्शन। उसी क्रम में आज पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारकों का शिक्षा दर्शन। पाश्चात्य विचारकों के शिक्षा दर्शन के अंतर्गत सर्वप्रथम प्लेटो को पढ़ा और इसी क्रम में पढ़ेंगे रूसो को। तो आइए देखते हैं रूसो का शिक्षा दर्शन। आधुनिक शिक्षा तथा सभ्यता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले विचारकों में शिक्षा शास्त्री रूसो का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी स्वच्छंद विचारधारा ने धर्म, समाज एवं शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया है। प्रकृतिवाद के जनक के रूप में रूसो ने न केवल पाश्चात्य जगत को ही बल्कि समस्त संसार को मानवता के सत स्वरूप का ज्ञान कराया है तथा कठोर और कृत्रिम मनुष्य को कोमल तथा प्राकृतिक भावनाओं से परिचित कराया है। 18वीं शताब्दी के परिवर्तनशील यूरोप के इतिहास में रूसो का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे कि आप रूसो को पहले भी पढ़ चुके हैं। जब मैंने प्रकृतिवाद पढ़ाया था तो प्रकृतिवाद के जनक रूसो हैं, तो थोड़ा बहुत परिचय रूसो का मिल चुका था। लेकिन आज हम रूसो के शैक्षिक दर्शन पर विचार डालेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम रूसो के जीवन परिचय को देखते हैं। तो जीन जैक्वस रूसो, यानी रूसो का पूरा नाम था जीन जैक्वस रूसो। जीन जैक्वस रूसो का जन्म 28 जून सन 1712 ईस्वी को जेनेवा में हुआ। उत्पन्न होते ही इनकी माता का देहावसान हो गया। इनका पालन पोषण इनके पिता ने किया। पिता एक असंतुलित तथा अव्यवस्थित व्यक्ति थे, जिनका व्यवसाय घड़ियों की मरम्मत करना था। अपने पुत्र के प्रति तनिक भी उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं था उन्हें, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि रूसो का पालन पोषण उचित ढंग से नहीं हो पाया। वह एक अपराधी बालक की भांति अनेक दुष्कृत्यों तथा दुष्प्रभावों से युक्त होकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। 10 वर्ष की अवस्था में उन्हें एक लैटिन स्कूल भेजा गया। वहाँ पर व्याकरण आदि को न समझ सकने के कारण काफ़ी मार भी पड़ी और तभी से यह स्कूली शिक्षा के विरोधी हो गए। अपनी जन्मभूमि जेनेवा के प्राकृतिक स्कूलों में स्वच्छंदता पूर्वक भ्रमण करने लगे। कठोर दंड और प्रकृति प्रेम से युक्त रूसो का व्यक्तित्व धीरे धीरे विकसित होने लगा। 21 वर्ष की आयु तक उनका जीवन बड़ा कष्टमय रहा। 25 वर्ष की आयु में रूसो ने फिर से अध्ययन प्रारंभ किया और अनेक लेखकों के संपर्क में आए और इनकी जीवन वृत्तियों ने इनको बहुत ही प्रभावित किया और वहीं से इन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया। 1750 में इनकी रचनाओं का प्रकाशन होने लगा था। 2 जुलाई सन 1778 को इन महान शिक्षा शास्त्री की मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं रूसो की कुछ प्रमुख रचनाएं उनके प्रकाशन वर्ष के साथ। रूसो की प्रमुख रचनाएं 1750 में रूसो ने अपने अनुभव तथा विचारों को निबंधों तथा प्रबंधों के रूप में व्याप्त करना प्रारंभ कर दिया। राज्य, समाज, जीवन और शिक्षा से संबंधित अनेक पुस्तकों का प्राणायन इन्होंने किया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे इनकी पहली पुस्तक है जो 1750 में प्रकाशित हुई थी, डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स। डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स, इसमें क्या था, इसके अंतर्गत इन्होंने समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों तथा आदर्शों का खंडन किया। जैसा कि आपने पहले आदर्शवाद पढ़ा था, फिर इसके बाद प्रकृतिवाद पढ़ा था। तो आदर्शवाद के शैक्षिक दर्शन, आदर्शवाद की विचारधाराओं के विपरीत प्रकृतिवाद में रूसो ने दर्शन को प्रभावित किया। तो रूढ़िवादी विचारों, आदर्शों का खंडन करते हुए मानवता को जाति, धर्म तथा अर्थगत भेदों के आधार पर विभाजित करना सामाजिक असमानता को जन्म देना है,
क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है, यानी कि रूढ़वादी कुरीतियों का उन्होंने खंडन किया इस पुस्तक में। और इसके बाद इनकी एक प्रमुख पुस्तक और है जिसका प्रकाशन 1761 में हुआ, जो ये पुस्तक थी न्यू हेलवाइस। इसमें क्या है, न्यू हेलवाइस में यह एक पारिवारिक उपन्यास है। पारिवारिक जीवन के विविध चित्रों द्वारा लेखक ने बालक के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया को मनोरंजक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत बालक की शिक्षा में परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है न्यू हेलवाइस पुस्तक में, जो 1761 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रमुख पुस्तकों की बात की जा रही है, जिसका प्रकाशन 1762 ईस्वी में हुआ। यह राजनीति से संबंधित एक निबंध है। राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर प्रजा के अधिकार में होनी चाहिए। इस प्रकार प्रजातांत्रिक समाजवाद की भावना को लेकर इस निबंध की रचना रूसो ने की थी। वास्तव में फ्रांस के राजनीतिक विप्लव के मूल में इस निबंध का विशेष स्थान है। इसके बाद इन्होंने लिखी है एक पुस्तक एमिल, जिसका प्रकाशन 1762 में ही हुआ है। यह पुस्तक रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि इस पुस्तक में शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन किया है रूसो ने। कल्पित बालक एमिल, यानी कि इनकी पुस्तक में एक बालक का नाम इन्होंने रखा है एमिल, और उसी बालक के नाम पर ही इस पुस्तक का नाम भी इन्होंने एमिल रखा है। तो एमिल की शिक्षा समाज के कृत्रिम वातावरण से दूर प्रकृति के अनुसार दी जाती है। इस पुस्तक में समाज की कुरीतियों को दूर कर बालक के स्वच्छंद तथा प्राकृतिक विकास पर रूसो ने अधिक बल दिया है। एमिल एक आदर्श अध्यापक की देखरेख में प्रकृति के अनुसार अपनी शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। एमिल पुस्तक 5 भागों में विभाजित की गई है। प्रथम 4 भागों में क्रमशः एमिल के शैशव, बचपन, किशोरा और युवावस्था की शिक्षा विधि का वर्णन किया गया है, और 5वें भाग में एमिल की भावी पत्नी सोफी की शिक्षा का वर्णन किया गया है। यानी कि यहाँ पर कल्पित एमिल की पत्नी भी दिखाई गई है, जिसका नाम सोफी है, यानी कि नारी शिक्षा, महिला शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है 5वें भाग में। एमिल और सोफी सामान्य बालक और बालिका के प्रतीक हैं, जिनकी शिक्षा पद्धति विस्तार के साथ एमिल पुस्तक में वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं रूसो का शिक्षा दर्शन। रूसो का शिक्षा ये तो थी बात इनकी प्रमुख पुस्तकों के संबंध में। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है, पीछे भी बताया जा चुका है। उसने प्राकृतिक शिक्षा को ही स्वाभाविक शिक्षा माना है। यही कारण है कि वह कृत्रिम वातावरण का विरोधी है। रूसो का कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति का अनुसरण करो, यानी कि रूसो का शिक्षा दर्शन प्रकृति से ज़्यादा प्रभावित है, प्राकृतिक नियमों की अधिक बात करते हैं। रूसो का कथन है, इसी में कहा है संबंध में उन्होंने, प्रकृति के नियंता के यहाँ से सभी वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, केवल मनुष्य के संपर्क से ही वे दूषित होती हैं। अर्थात रूसो का मानना है कि जो भी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं या प्रकृति द्वारा आई हैं, प्रकृति के नियंता के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, वह सात्विक हैं, अच्छी हैं, सत्य हैं। परंतु जैसे ही उसमें कृत्रिमता लाई जाती है, यानी कि मनुष्य के हाथ संपर्क में आती है, वह दूषित हो जाती है, यानी कि वह कृत्रिम वातावरण का घोर विरोध करते हैं। जो भी वस्तु जैसी भी है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में वह अच्छी है। रूसो बालक में कोई भी आदत डालना ठीक नहीं मानते हैं। रूसो क्या कहते हैं कि बालक में कोई भी आदत नहीं डालनी चाहिए। वस्तुतः कोई आदत न डालने की आदत ही बालक के विकास की दृष्टि से उचित है। रूसो का मानना है कि बालक में कोई भी आदत नहीं डालनी चाहिए पहले से, और बालक के विकास की उचित दृष्टि यही है कि बालक में कोई आदत न डालें, वह जो भी मन में आए वह कार्य करे, इसी में व्यक्ति का सुख निहित है। रूसो कहते हैं कि प्रकृति एक भव्य पुस्तक है और नैसर्गिक वातावरण में बालक उत्तम रीति से सीखता है। यानी कि प्रकृतिवाद में पीछे पढ़ा जा चुका है, पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया, पुस्तकों का विरोध किया। तो इनका मानना है कि प्रकृति स्वयं एक भव्य पुस्तक है और नैसर्गिक वातावरण में बालक उत्तम रीति के द्वारा सीखता है। यानी कि जो कुछ भी सीखेगा प्रकृति के द्वारा सीखेगा, और प्रकृति के द्वारा सीखेगा तो ये एक उत्तम रीति होगी, एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी सीखने की।
आइए देखते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ। रूसो ने बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। शिक्षा से अभिप्राय बालक में पूर्व निश्चित गुणों तथा विचारों में, शिक्षा से अभिप्राय रूसो ने कहा है कि शिक्षा से क्या अभिप्राय है, बालक में पूर्व निश्चित गुणों तथा विचारों को थोपना नहीं, बल्कि बालक को प्रत्येक विकासावस्था के अनुरूप शारीरिक, मानसिक और नैसर्गिक क्रियाओं के शुभ अवसर प्रदान करना है। रूसो का मानना है कि बालक में किसी भी प्रकार के विचार या गुण थोपे नहीं जा सकते हैं और ना ही उन्हें थोपना चाहिए। सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की विकास अवस्था के अनुसार, यानी कि उसकी आयु के अनुसार, यानी कि प्रत्येक अवस्था में उसकी विकास की क्या स्थिति हो सकती है, उसके अनुसार, उसके शारीरिक विकास के अनुसार, उसके मानसिक विकास के अनुसार, उसकी नैसर्गिक क्रियाओं के अनुसार ही बालक को केवल शुभ अवसर प्रदान, अच्छे अवसर प्रदान करना चाहिए। बालक स्वयं सीखता जाता है। रूसो ने लिखा है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यानी कि शिक्षा थोपी नहीं जा सकती है, शिक्षा बालक के अंदर से ही प्रस्फुटित होती है। यहाँ पर एक उदाहरण देंगे, अगर शिक्षा थोपी जाने जैसी वाली वस्तु होती तो क्या होता है, जैसे आप देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई क्लास है उसमें 30, 40, 50, 60 बच्चे हो सकते हैं और बराबर कंटिन्यू क्लास भी लेते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो किसी के नंबर 30% आते हैं, किसी के 40, किसी के 50, 60, 70, 80, 90, 95, यानी कि 100% तक नंबर बच्चे प्राप्त करते हैं। जबकि पढ़ाने वाला शिक्षक वही है, पढ़ने वाले बालक भी वही है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से क्यों नंबर प्राप्त करते हैं, यानी कि उनके सीखने की क्षमता, उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, उनकी नैसर्गिक क्रियाएं जो उनके अंदर पहले से विद्यमान है, वो क्या है, उसी के अनुसार बालक सीखता है, व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है। यानी कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है और उसी की अभिव्यक्ति को बाहर लाना है शिक्षक का कार्य। तो ऐसा कहा है रूसो ने शिक्षा के अर्थ के संबंध में। आइए देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य जो है, रूसो के अनुसार जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक को जीवित रहने की कला सिखाना चाहते हैं। रूसो मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह बालक को जीवित रहने की कला सिखाना चाहते हैं। इस काल को सीख कर बालक चाहे मजिस्ट्रेट बने, चाहे सिपाही बने, चाहे पादरी बने, परंतु सर्वप्रथम वह बनेगा मानव ही। यानी कि रूसो का मानना है कि सर्वप्रथम वह क्या बनेगा, मानव ही। रूसो सर्वप्रथम मानव बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं। इसके बाद में वह चाहे मजिस्ट्रेट बने, चाहे सिपाही बने, चाहे पादरी बने, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार, अपने शारीरिक विकास के अनुसार। लेकिन हमें पहले से उसमें नहीं थोपना है उद्देश्य अपने कि नहीं आपको मजिस्ट्रेट बनना है या आपको सिपाही बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। बालक को जो कुछ भी बनना है वह स्वयं बन जाएगा। और रूसो ने जो शिक्षा के उद्देश्य हैं ये विकास की अवस्थाओं के आधार पर बांटे हैं। रूसो ने शिक्षा के उद्देश्य को विकास की अवस्थाओं के आधार पर बांटा है। जैसे शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किशोरावस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, युवावस्था में किस शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं शैशवावस्था में, अर्थात जन्म से 5 वर्ष के समय बालक के शैक्षिक उद्देश्य क्या होने चाहिए। जैसे कि रूसो का मानना है कि जो वर्तमान शैशवावस्था में शिक्षा होती है ये स्वस्थ शरीर पर अधिक बल देना चाहिए। इस अवस्था में क्या है, बालक के स्वस्थ शरीर पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही बालक के नैतिक उत्थान की नींव मानी जाती है। यानी कि बालक का अगर शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। एक तरह की नींव का कार्य करता है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा। और बाल्यावस्था में क्या कहा है कि क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा को, कि बालक को हम समझें, यानी कि बालक का आद्यांत, बालक का अध्ययन पहले टीचर करे और फिर उससे पूर्व की वह मनुष्य बने,
वह बालक को प्रौढ़ व्यक्तियों के समान शिक्षा देना उचित नहीं समझता है, बल्कि इस आयु में बालक के शारीरिक व्यायाम, अंग प्रत्यंग का विकास तथा इंद्रिय ज्ञान पर अधिक बल देता है। इसके बाद किशोरावस्था में इन्होंने क्या कहा है, इस समय रूसो बालक की शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास को मानता है। किशोरावस्था में यानी कि 12 से 15 वर्ष की आयु में रूसो ने क्या कहा है कि बालक की शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बौद्धिक विकास, और कहता है कि एमिल को उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दी जाए। एमिल मतलब यहाँ पर बालक से बात की जा रही है। और युवावस्था में इस समय बालक के शरीर, इंद्रिय तथा बुद्धि के विकास हो चुका होता है, अब उसके हृदय का भावात्मक विकास आरंभ होना चाहिए। तो ये है रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, जो इन्होंने विकास की अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग तरीके से बताया है। आइए देखते हैं रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम। तो रूसो ने शैक्षिक उद्देश्यों को विकास अवस्थाओं के आधार पर बांटा है, और इसी आधार पर रूसो ने पाठ्यक्रम को भी बांटा है कि पाठ्यक्रम को जन्म से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, इस तरीके से पाठ्यक्रम को भी बांटा गया है। अब 5 वर्ष तक, जैसे मैंने उद्देश्य में बताया सबसे पहले, कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं कि इस आयु में शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि दुर्बलता से ही संपूर्ण दुर्गुण आते हैं। यानी कि अगर बालक दुर्बल है तो उसमें दुर्गुण आना स्वाभाविक है। और 5 से 11 वर्ष या 12 वर्ष, जिसमें रूसो ने क्या कहा है कि रूसो बाल्यावस्था के जीवन को सबसे नाजुक समय समझता है। रूसो बालकों के ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देता है। यहाँ पर जन्म से 5 वर्ष में शैशवावस्था में क्या कहते हैं रूसो कि बालक का शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, और शारीरिक विकास से संबंधित उन्हें पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। और बाल्यावस्था में क्या कहते हैं कि इंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक बल देना चाहिए, इंद्रिय प्रशिक्षण के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, जिसमें उनके अंगों और प्रत्यंगों का विकास हो सके। जैसे इसमें तैरना, कूदना, गीतों द्वारा, यानी कि कान की इंद्रियों को चेतनमयता सिखाना चाहिए। स्पर्श के द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर आदि का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। इसके बाद इन्होंने 5 से 12 वर्ष जो बताया है, 12 से 15 वर्ष किशोरावस्था, इसमें रूसो ने पाठ्यक्रम की क्या व्यवस्था की है कि जब किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जबकि बालक अपने को शांति युक्त, सुंदर एवं स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करता है। रूसो के अनुसार यह बौद्धिक शिक्षा का परिश्रम, निर्देश तथा आज्ञा का काल है। रूसो का मानना है इस समय बालक के बौद्धिक ज्ञान का विकास करना चाहिए, और इसी आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और इसके बाद आता है 15 से 20 वर्ष, जो युवावस्था की बात करते हैं रूसो। इस काल में इन्होंने क्या कहा है कि इस काल में शरीर का विकास हो चुका है, इंद्रियों का विकास हो चुका है। अब यह नव युवावस्था में उसके हृदय का भावात्मक विकास की अवस्था, यानी कि इनके भावात्मक विकास प्रारंभ होना चाहिए। जैसे सामाजिक, नैतिक, धार्मिक प्रकार की शिक्षा इन्हें देनी चाहिए। आइए देखते हैं रूसो के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ, टीचिंग ऑफ मेथड। तो बालक को इस पाठ्यक्रम को सीखना कैसे चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है स्वानुभव द्वारा सीखना। रूसो कहते हैं कि अपने छात्र को शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे अपने अनुभव द्वारा सीखने दो। रूसो छात्रों के सीखने में इच्छा पैदा कर उन्हें सीखने के लिए प्रवृत्त करना चाहता है। अर्थात रूसो का मानना है कि बालक को डायरेक्टली नहीं पढ़ाना है कि एकदम से किताब उठाओ और पढ़ाने लग जाओ, बल्कि उसे सीखने के लिए सबसे पहले तत्पर करना होगा। सीखने के लिए उसकी रुचि उत्पन्न करनी होगी, तभी बालक अच्छे से सीख सकता है। तो इसमें पहला इन्होंने बताया स्वानुभव द्वारा सीखना। रूसो के अनुसार शिक्षण के अंतर्गत शब्दों की अपेक्षा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। रूसो के अनुसार शिक्षण एक आंतरिक क्रिया है, वह बाहर से नहीं ला दी जा सकती। भूगोल, जीवशास्त्र आदि विषयों के लिए शिक्षक पुस्तकों का सहारा ना ले, बल्कि छात्रों को प्रकृति के अवलोकन का अवसर दे। इससे वे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और ऐसा ज्ञान कैसा होता है? स्थायी होता है। जब वो किसी चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हैं तो ऐसा ज्ञान कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। जैसे आप विद्यालयों में देखते हैं, मान लीजिए ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों को टूर ले जाया जाता है, और जितना किताबों में पढ़ कर के सीखते हैं शायद उससे कहीं बहुत ज़्यादा वह वहाँ पर जा कर
करके, स्वयं प्रत्यक्ष देख करके प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण करते हैं और यह स्थायी हो जाता है। हमेशा उनकी एक प्रतिकृति उनके दिमाग में बन जाती है। प्रयोग द्वारा सीखना, दूसरी शिक्षण पद्धति उन्होंने बताई है कि प्रयोग द्वारा सीखना चाहिए बालक को। वही किताबी ज्ञान पर भरोसे नहीं रहना चाहिए, बालक को स्वयं प्रयोग करके सीखना चाहिए। खेल पद्धति के द्वारा रूसो चाहता है कि बालक हंसते खेलते शिक्षा प्राप्त करे तथा उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। बालकों की प्रवृत्तियों को प्राकृतिक ढंग से विकसित होने के अवसर दिए जाएं। और अगला इन्होंने बताया करके सीखना। रूसो अपने शिक्षण पद्धति के अंतर्गत करके सीखना पर अधिक बल देते हैं। बालक किसी भी क्रिया को अपनी इच्छा अनुसार करता है और उसे पूरा करने में उसे संतोष और आनंद प्राप्त होता है। यानी कि इच्छा अनुसार जब बालक कुछ करके सीखता है तो कि जब वह चीज़ सफल हो, उस चीज़ में सफल हो जाता है तो उसे बड़ा ही संतोष और आनंद प्राप्त हो। सपोज दैट वो करके सीखने में कई बार असफलता भी प्राप्त करता है तो उन असफलताओं से भी वह सीखता है कि अगली बार जब हमें कुछ सीखना, इससे संबंधित हमें सीखना है तो मुझे ये गलती नहीं करना है। और आइए देखते हैं रूसो के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। रूसो का कथन है अनुशासन के संबंध में, जब बालक को स्वतंत्रता मिलेगी तभी वह मुक्त होकर इच्छित कार्य कर सकेगा और अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। यानी कि बालक स्वतंत्र अनुशासन की बात की है। रूसो ने स्वतंत्र अनुशासन की बात की है, मुक्तयात्मक अनुशासन की बात की है और उन्होंने लिखा है कि जब बालक को स्वतंत्रता मिलेगी तो वह मुक्त होकर इच्छित कार्य कर सकेगा और अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। आइए देखते हैं रूसो के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। रूसो ने पुस्तक पद्धति तथा व्याख्यान पद्धति का विरोध किया, यानी कि पहले ही बताया जा चुका है रूसो ने पुस्तकों का विरोध किया है। तो शिक्षक की भूमिका एक अच्छे मार्गदर्शक की है। रूसो के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, तथा उसे छात्र की प्रवृत्तियों तथा उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात उसे मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिससे वह बालक को पढ़ सके, समझ सके और उसके अनुसार बालक को ज्ञान प्राप्त करा सके। तो ये था रूसो का शैक्षिक दर्शन। आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद।